दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे समान विज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले दोस्तों हमने 10 से 15 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जिन्हें आप प्रैक्टिस सेट आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षाएं SSC, बैंक, पुलिस, रेलवे, LT ग्रेड सभी और टीचर्स एग्जाम से संबंधित सभी परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी समान विज्ञान की आपके लिए बहुत ही लाभकारी दोस्तों आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC की चाहे बैंकिंग की, सभी के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम इसी तरह अपना प्रेम और स्नेह देते रहें। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है? ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र में, विषुवत रेखा पर या भूपृष्ठ पर? तो दोस्तों जैसा कि आप बताएं कि जो है गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशन फील्ड की जो अधिकतम तीव्रता होती है वो बच्चों होती है ध्रुवों पर। इसको आप याद रखें। दोस्तों क्या है, ध्रुवों पर जो है तीव्रता अधिकतम होती है और विषुवत रेखा पर जो है तीव्रता क्या होती है बच्चों, कम होती है। इसको आप याद रखें। इसका मेन कारण होता है पृथ्वी का आकार। और दोस्तों पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि ये क्या है, थोड़ी चपटी है। और दूसरा इसका आकार होता है पृथ्वी का घूर्णन। ईंट से बने मकान की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म काल में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म रहते हैं। इसका कारण बताना है। जल वाष्प में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों से आने वाली धूप के कारण सर्दियों में कच्ची मिट्टी गर्म हो जाती है। कच्ची मिट्टी कम ऊष्मर होती है। कच्ची मिट्टी अच्छी चालक होती है, कच्ची मिट्टी बुरी चालक होती है। तो बताना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों, जल वाष्प में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों से आने वाली धूप के कारण सर्दियों में कच्ची जो मिट्टी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। दोस्तों मिट्टी क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। ये ऊष्मा को, ये बाहर की ऊष्मा ना तो अंदर आने देती है और ना ही अंदर की ऊष्मा दोस्तों बाहर जाने देती है। दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा दोस्तों शुद्ध किया जाता है? फिल्ट्रेशन द्वारा, आचमन द्वारा, प्रवाही आचमन द्वारा और वाष्पन द्वारा। तो दोस्तों समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है आचमन विधि द्वारा। आचमन विधि में दोस्तों क्या किया था, जल को जो गर्म करते हैं दोस्तों, इसकी वाष्प को ठंडा करके पुनः इसको द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। तो पहले इसको पानी को गर्म करेंगे और इसकी जो वाष्प बनेगी दोस्तों, इसको पुनः जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित करेंगे। ये आचमन विधि कहलाती है। चमगादड़ किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? ये अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं। ये पराशब्द ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। इनकी टांगें कमजोर होती हैं। भूमि पर बच्चे उन पर आक्रमण कर सकते हैं। ये रोशनी को कौन उत्पन्न कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी है, ये पराशब्द तरंगें उत्पन्न करते हैं। दोस्तों पराशब्द तरंगें वो होती हैं दोस्तों जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। तो दोस्तों ये तरंगें इनमें पाई जाती हैं चमगादड़ में, जिससे कि ये जो है अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है। इसका कारण क्या है? टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहीं एकत्र हो जाती है। गर्मी के कारण शीशे में परिवर्तन आ जाता है। बल्ब की गर्मी के कारण ऊपर वाला शीशा काला हो जाता है। बल्ब के अंदर वाली धूल के ऊपर की ओर घनीकरण हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ए है, टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्र हो जाती है। दोस्तों टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन धातु का गलनांक बहुत उच्च होता है दोस्तों। इसका गलनांक लगभग 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों टंगस्टन तंतु होता है उच्च ताप पर जो वाष्पीकृत होकर के बल्ब की दीवारों को क्या करता है, काला कर देता है। इसलिए जो इसको धुंधला या धब्बा पड़ जाता है। इसके बाद दोस्तों असमान द्रव्यमान वाले 2 पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके जाते हैं तो क्या घटित होगा? हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा। इनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। तो दोस्तों दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। दोस्तों अगर एक 5 किलोग्राम के पत्थर और एक 10 किलोग्राम के पत्थर, दोनों को जो है समान वेग से अगर फेंका जाए तो दोस्तों दोनों बराबर ऊंचाई से ऊपर जाएंगे। इसका कारण क्या होता है दोस्तों कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है उसके पत्थर के आकार और उसके पत्थर के रूप और उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसलिए दोनों बराबर एक साथ ऊंचाई तक जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखी बर्फ और पानी में दोस्तों क्या परिवर्तन आएगा? थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी, सारी बर्फ पिघल जाएगी, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
जाएगा। इसके बाद जब कोई जहाज़ नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है दोस्तों बताना है। जब कोई जहाज़ जब वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, वह जिस द्रव्य से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है, नीचे जाता है, वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, वह उसी स्तर पर बनाता है। प्रश्न पूछा है बच्चों, जब कोई जहाज़ नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो दोस्तों इसमें जो है इसका राइट आंसर वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज़ नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी का घनत्व जो होता है बच्चों समुद्र के घनत्व से अधिक होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगें भेजने के लिए भेजने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, थॉमस एल्वा एडिसन, हार्लेक रेड हर्ट्स, जॉन लोगी बियर्ड। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इन्होंने दोस्तों जो विद्युत चुंबकीय तरंगें भेजने वाले पहले वैज्ञानिक थे दोस्तों। और इन तरंगों के संचरण के लिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले क्लर्क मैक्सवेल ने ही इन तरंगों को जो है दूरस्थ स्थानों पर भेजा था। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक देखते हैं 10वां। प्रश्न 10वां बहुत क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। क्यूरी बिंदु तापमान पर 10वां क्वेश्चन पूछा गया, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, धातु की चालकता कंडक्टिविटी समाप्त हो जाती है, धातु में तत्वांतरण हो जाता है, द्रव रेडियोएक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों क्यूरी बिंदु तापमान पर कौन सी कंडीशन होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये है, क्यूरी धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। दोस्तों क्यूरी तापमान वह तापमान होता है जिससे अधिक तापमान होने पर जो है धातु का चुंबकीय गुण चुंबकीय गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। चुंबकीय गुण होता है दोस्तों किसी वस्तु को, लोहे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, वो चुंबकीय गुण कहलाता है। तो जब क्यूरी तापमान जब अधिक हो जाता है तो जो है धातु का चुंबकीय गुण बच्चों समाप्त हो जाता है। इसके बाद दोस्तों 11वां करना है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड ध्वनि के स्रोत दिए, एक साइड दिए डेसिबल में तीव्रता। तो दोस्तों पहला दिया है साधारण बातचीत। साधारण बातचीत के लिए दोस्तों जो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में होती है वो होती है बच्चों 30 से 40 साधारण बातचीत में तीव्रता। जोर से बातचीत जब करेंगे तो तीव्रता हो जाएगी 50 से 60। और इसके बाद जो ट्रक और ट्रैक्टर, इनकी तीव्रता होती है 90 से 100 के बीच, और मिसाइल की होती है 140। इसको आप याद रखें, मिसाइल की तीव्रता सबसे अधिक होती है। तीव्रता को बच्चों डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल इसकी इकाई है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। दोस्तों सूर्य का निकटतम ग्रह बताना है। अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हैं उनमें ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें। आप मॉक टेस्ट लगाएं, आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिससे कि आप जो है आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों सफलता का मूल मंत्र यही है कि बार बार अभ्यास करें, तभी आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य का निकटतम स्थित ग्रह कौन सा। शुक्र, बुध, मंगल और दोस्तों पृथ्वी। तो दोस्तों सूर्य का जो निकटतम ग्रह है दोस्तों वो है बुध, इसको आप याद रखें, बुध ग्रह है। इसको मरकरी भी कहा जाता है दोस्तों। ये सबसे छोटा ग्रह है और 86 दिन में जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, इसको आप याद रखें। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु से सीधा ऊपर फेंके तो क्या होगी। गेंद उसके हाथ में गिरेगी, उसके सामने गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना 13 का राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये है, उसके हाथ में ही गेंद गिरेगी। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण में निम्नलिखित में से किस प्रकार का संबंध होता है। दोस्तों फ्रिक्शन कोण होता है घर्षण कोण, और रिपोज कोण कहलाता है दोस्तों विराम कोण। इनमें जो संबंध होता है वो दोस्तों वो होता है लैम्डा बराबर थीटा। लैम्डा बराबर थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। लैम्डा होता है दोस्तों ये कहलाता है घर्षण कोण, और दोस्तों ये कहलाता है दोस्तों विराम कोण। तो दोनों में संबंध क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है जो देगा एक दूसरे के समान। इसके बाद दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के बाईं ओर, शरीर के मध्य में। दोस्तों 15वें का राइट आंसर बताना है। तो गुरुत्व केंद्र दोस्तों उसके पैरों के आगे होता है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। गुरुत्व केंद्र उसके पैरों के कहाँ होता है, आगे। इसके बाद दुग्ध एक ऐसा कोलाइड तंत्र है जिसमें पानी को वसा में परिक्षेपित किया जाता है, वसा घुल जाती है, वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है, वसा और पानी एक दूसरे को परिक्षेपित होते हैं। तो दोस्तों
दोस्तों 16 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी है, वसा को पानी में क्या किया जाता है, परिक्षेपित किया जाता है। वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। तो कोलाइड है दोस्तों, कोलाइड के अंतर्गत दूध, ये सब कोलाइड भी विलयन के उदाहरण हैं। एसद लेवन गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो दोस्तों बताना है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। लोहे पर जस्ता चढ़ाना, लोहे पर एल्युमिनियम चढ़ाना, लोहे पर टिन चढ़ाना, लोहे पर तांबा चढ़ाना। तो दोस्तों बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों लोहे पर जो जस्ता चढ़ाना जो है ये गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जब किसी लोहे की धातु पर जो है तांबे की परत चढ़ाई जाती है तो दोस्तों ये एसद लेवन कहलाता है। इसे जस्तीकरण भी कहा जाता है या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, संक्षारण की क्रिया नहीं होती है और जो जस्ता होता है दोस्तों, इससे कि जो है धातु का की जो है लाइफ बढ़ जाती है। तो ये गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, जस्तीकरण या एसद लेवन, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना। इसके बाद है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है और नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। तो दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या बताना है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि प्रोटॉन जो होते हैं दोस्तों, प्रोटॉन दोस्तों इसका सूत्र होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक। ये तीनों दोस्तों बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक। तो दोस्तों इसमें दिया है कि परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉन कितने होंगे। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होंगे और दोस्तों इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, तीनों बराबर होंगे। इसको आप याद रखें। तो जो है इसका राइट आंसर दोस्तों, ना प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों बी होगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं बच्चों। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, दो बच्चों देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 20वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी प्रश्न 19वां, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। बताना दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, एस्टर, हाइड्रोकार्बन और प्रोटीन। तो बताना सभी तेल किस यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, एस्टर, हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों सभी तेल जो है हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। हाइड्रोकार्बन दोस्तों वो होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सभी दोस्तों हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में कौन सी हरित गैस नहीं है। दोस्तों बताना कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों बताना इसमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी दोस्तों जो है ग्रीन हाउस गैस हैं दोस्तों। ये दोस्तों गैसें क्या ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैसें कहलाती हैं दोस्तों। हैमबर्गर परिघटना को निम्नलिखित में से अन्य किस रूप से जाना जाता है। हैमबर्गर परिघटना सोडियम पंप, क्लोराइड शिफ्ट, एनारोबिक उत्प्रेरण, श्वसन, भागफल। तो दोस्तों इसको जो है क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हृदय में होने वाली एक जो है प्रोसेस है दोस्तों ये हैमबर्गर परिघटना, और ये हृदय में दोस्तों ये होने वाली प्रोसेस है। आरबीसी के भीतर क्लोराइड आयनों को दोस्तों शिफ्ट किया जाता है। आरबीसी जो होती हैं लाल रुधिर कणिकाएं, उनके अंदर क्लोराइड आयनों को शिफ्ट किया जाता है हैमबर्गर पर। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वो कौन है। क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन और हीलियम। तो दोस्तों हीलियम जो है वो जो है ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता दोस्तों। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है बच्चों, और हीलियम के जो है अष्टक पूरा होने के कारण ये ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसकी दोस्तों क्रिया की दृष्टि से अक्रिय है, इसलिए दोस्तों ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता। इसका उपयोग दोस्तों वायुयान के टायरों में किया जाता है। निम्नलिखित में वह धातु कौन सी जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है। तो दोस्तों बताना कौन सी धातु है दो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है। एल्युमिनियम, सोडियम, सिल्वर और कैल्शियम। तो दोस्तों एल्युमिनियम धातु जो है दोस्तों एक जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है बच्चों। उभयधर्मी ऑक्साइड वो कहलाते हैं बच्चों जो वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल होते हैं जैसे दोस्तों HCl, H2SO4, HNO3 ये अम्ल है। क्षार है NaOH, KOH, ये जो क्षार, इनसे क्रिया करके दोस्तों क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण बनाते हैं, वो दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 है तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख प्रदूषक कौन से। तो दोस्तों तापीय
तापीय विद्युत केंद्र होते हैं जहाँ से लाइट बनती है दोस्तों, थर्मल पावर होते हैं एनटीपीसी। तो वहाँ से जो मुख्य प्रदूषक कौन सा निकलता है वो बताना है, SO2, H2S, NH3 और NO2। तो दोस्तों जो तापीय विद्युत केंद्र में जो मुख्य प्रदूषक होते हैं बच्चों, वो होते हैं दोस्तों SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस जो है बहुत ही जो है हानिकारक है दोस्तों। ये जो SO2 गैस निकलती है, ये जब कोयले को जलाते हैं उससे निकलने वाली गैस है बच्चों। और ये जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो है जल से मिलकर के दोस्तों H2SO4 बनाती है, जो अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर दिए दिए। दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें जो है उनमें क्या पाया जाता है, तो दोस्तों बताना, दो इलेक्ट्रॉन जब एक ही कक्षा, एक जैसा चक्रण होता है, विपरीत चक्रण होता है, कोई चक्रण नहीं होता, एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण होता है। तो दोस्तों 25 का इसका राइट आंसर दोस्तों C है, कोई चक्रण नहीं होता। जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या चक्रण होता है, तो दोस्तों जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो दोस्तों इनमें विपरीत चक्रण होता है। दोस्तों चक्रण दो प्रकार के होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये पाउली का नियम है दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसी भी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, इसको आप याद रखें। तीन इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्या तो समान हो सकती है, मगर चौथी इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्या जो हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक जो है दक्षिणावर्त होता है और एक वामावर्त। तो जब किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए ये कक्षक है आपका, इस कक्षक में मान लीजिए आपके दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये और एक ये। तो ये इलेक्ट्रॉन जो क्या होंगे, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा इस तरह, और एक जो है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमेगा। तो इसके लिए होगा बच्चों, जो घड़ी की सुई की दिशा के लिए +1/2 मान आता है S का मान, और जो विपरीत दिशा में घूमता है उसके लिए आता है -1/2। तो जो चक्रण हमेशा कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। ये थे तो दोस्तों, ये थी जो है आज की प्रश्नोत्तरी। आई होप यू बच्चों आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। आप बच्चों इनको बार बार अभ्यास करें, और दोस्तों इनको जो है आपको नोट डाउन कर लें प्रश्नों को, और आप देखें, अपने स्पीड टेस्ट करें कि आप कितने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बच्चों आपसे पुनः एक निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस प्रश्नोत्तरी को लाइक कर दें और उन दोस्तों को शेयर करें जो दोस्तों उनको भी लाभ ले सकें। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।